उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज़ फर्स्ट चैनल पर सभी को नमस्कार। 9 तपा महीना है। इस बार एडवाइजरी भी काफ़ी जारी की गई है सरकार द्वारा और चेतावनी भी हुई है, लेकिन मौसम में देखा गया है कि शाम को बादल आ जाते हैं, बरसात हो रही है। 9 तपा जिस तरह पिछले साल था, 12 मई को बरसात आ गई थी, लेकिन गर्म तो दिन में बहुत रहता है। शाम को अच्छी खासी कहीं बरसात हो रही है। खरीफ की फसल अभी लोगों ने प्री मानसून के पहले लगानी शुरू कर दी है। इसमें कॉटन, कुछ ग्रेन्स, इसकी फसलें शुरू हुई है और कई खेत की पेरनी भी हो रही है। अगर देखा जाए तो इस महीने में थोड़ा सा 9 तपा में हमको बचना है, क्योंकि यह धूप बहुत ही अलग विचित्र तरह की है और अल नीनो इफेक्ट से भी प्रभावित है। केंद्र सरकार भी यह जायजा ले रही है कि जो एक चेतावनी दी गई थी अल नीनो की, कि उसका प्रभाव भारत पे किस तरह से पड़ेगा, तो उसके लिए जो ज़िले में इसका प्रभाव पड़ेगा उसके लिए किस तरह के खरीफ की फसल को हम बुआई के लिए कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था की क्या की जा सकती है, उसके बारे में भी सरकार चिंतित होकर महाराष्ट्र शासन के साथ भी बातचीत कर रही है। आज हमारे जो विदर्भ है वह 11 जिलों में कृषि प्रधान है और उसमें ज़्यादातर देखा जाए तो चावल की सबसे बड़ी पैदावार है, उसी के साथ साथ कॉटन की है, कहीं तूर दाल है, कहीं ज्वारी भी होती है। इस बार विदर्भ में हम अमरावती रीजन में अमरावती ज़िले की बात करेंगे। अमरावती रीजन विदर्भ में इतना तरह डेवलप नहीं कर पाया जो डेवलपमेंट होना चाहिए था। यहाँ के अगर कहा जाए तो ऐतिहासिक नगरी अमरावती रही है, अम्मा नगरी, कृष्ण जी की नगरी। वहाँ से कृष्ण की ससुराल कहा जाता है। 12,200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ अमरावती। लेकिन आज जो अमरावती रीजन और अमरावती ज़िले की स्थिति होनी चाहिए थी, जिस तरह से इरिगेशन होना चाहिए था, वह है नहीं। वहाँ पर 7.1 लाख हेक्टेयर ज़मीन इरिगेशन है। करीब वहाँ जो लिटरेसी रेशो है 84% है और अधिकांश लोग खेती पर आधारित है। अगर अमरावती की बात करें तो वहाँ पर 14 ज़िले हैं। जो प्रमुख ज़िले हैं अचलपुर, अमरावती, अंजनगांव, सुरजी, भतकुली, चांदूर रेलवे, चांदूर बाजार, चिखलदरा, दरियापुर, धामनगांव रेलवे, धारनी, मुर्सी, नांदगांव, खंडेश्वर, तिवसा और वरुड़। इन 14 तालुका में ज़्यादातर अधिकांश कृषि प्रधान है। वहाँ पर सोयाबीन ज़्यादा होता है, कॉटन होती है, कहीं कहीं ग्रेन होती है, तुअर दाल होती है। उसके साथ साथ वरुड़ और मुर्सी में संतरे के नाम से काफ़ी अमरावती मशहूर है। लेकिन चिखलदरा मिलघाट, उसके बारे में हम चर्चा करें तो चिखलदरा विदर्भ का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। वहाँ पर गर्मियों के अंतर्गत पूरा पर्यटक विदर्भ के आते हैं। उसी तरह मेलघाट को विदर्भ का लंग्स कहा जाता है। यहाँ पर टाइगर पार्क सबसे पहले बना था। लोग टाइगर के अट्रैक्शन के लिए वहाँ पर आया करते थे और कुपोषण के नाम से भी ज़्यादा जाना जाता था। आज वो कुपोषण की स्थिति नहीं है। बहुत सारी सरकार की एजेंसी इंजीनियर मिलकर जो मेलघाट का कुपोषण था उसको हटाया है। आज बाम्बू में बहुत बड़ा स्थान लिया है। बाम्बू कल्टिवेशन वहाँ काफ़ी हो रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो अमरावती में 14 ज़िले में अधिकांश ज़िलों में सिर्फ तालुकाज में वहाँ पर कृषि होती है और वहाँ के लोग उस पर आधारित हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जितने भी जो 7 डैम हैं, 7 डैम्स के जो पानी मिलना चाहिए वो पर्याप्त रूप से वहाँ पे मिल पाए, जिससे खेती जो 2 नहीं 3 तरह की खेती जो है 3 साल में होए, तो उससे अमरावती आगे जा सकता है। आज अमरावती ज़िला जो है वहाँ पर जिस तरह से डेवलपमेंट चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हम चाहते हैं सरकार से पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स अमरावती के आसपास आना चाहिए। उससे अकोला, बुल्ढाना और आसपास के ज़िलों का विकास होता है और रोजगार बनता है। वह मुंबई से भी पास पड़ता है, नागपुर से भी पास पड़ता है। इस तरह सब स्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स लाना बहुत ज़रूरी है। आज की स्थिति में यह जरूरी है कि सेंट्रल इंडिया में पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स कहीं भी नहीं है। अगर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी जी अमरावती के आसपास लाते हैं तो आज अमरावती का विकास बहुत आगे जा सकता है। टेक्सटाइल पार्क के साथ साथ वहाँ प्रोसेसिंग और सेंटर भी आना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर जो वहाँ पे खाद्यान्न होते हैं उसका फ़ायदा निस्संदेह अमरावती को मिल सकता है। लॉजिस्टिक पार्क भी अमरावती में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो कई तरह के एमपी जाने के रूट भी है, मुंबई जाने के रूट भी है और उस तरह से बाकी अन्य स्थानों पर जाने के भी अमरावती लॉजिस्टिक रूट बहुत सारे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि लॉजिस्टिक पार्क को बड़े स्केल पर अमरावती में लाना चाहिए। आज देखा जाए तो विदर्भ में बहुत सारे ज़िले जो एग्रीकल्चर के कारण आगे हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम डिफेंस का सेक्टर वहाँ पर लाएँ, चाहे हम वहाँ पर टेक्सटाइल पार्क को लाएँ, तो उसको अगर लाते हैं
तो वो सेंटर मजबूती के साथ आगे आ सकते हैं। नागपुर में इंडस्ट्रियल बिजनेस फाइनेंशियल सेंटर 1710 एकड़ का गोधनी इंगना के पास आ रहा है। तो एक इससे बहुत बड़ा फ़ायदा नागपुर और उसके आसपास के जिलों को होगा। यह सेंटर एक तो मुंबई में है, एक गुजरात में अहमदाबाद के पास है। तो उससे जो विकास होगा तो एक सिंगापुर की तर्ज पर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो फाइनेंशियल सेंटर, फाइनेंशियल हब शुरू हो सकेंगे। इसके लिए देवेंद्र जी ने पिछले कैबिनेट में 650 करोड़ की जो इस पर रजिस्ट्रेशन फी, स्टैम्प ड्यूटी लगने वाली थी, वह माफ़ कर दिया है। इससे लगता है कि नागपुर एक फाइनेंशियल सिटी के तौर पर विकसित होगा और लोगों को फाइनेंस के लिए आकर्षित करेगा। उसी तरह सावनेर में भी डिफेंस एरोस्पेस क्लस्टर बनने जा रहा है, तो निस्संदेह नागपुर के लिए बहुत ही आगे ले जाने के लिए सक्षम होगा। उसके कारण जो आजू बाजू के हमारे जो प्रदेश है, जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे मध्य प्रदेश है, उनका बहुत बड़ा फायदा होगा। संतरे के लिए भी नागपुर और अमरावती का मोर्ची रोड बहुत नामी है। तो इसलिए एक तो मध्य भारत में नाभि की तरह हम हैं, और उसके बाद जो हमारा 75 वर्षों में विकास नहीं हुआ, अब हम विकास की ओर जा रहे हैं। और विकास तभी हो सकता है जब सरकार हर जिले में कम से कम किसानों को 3 पैदावार कराने में सक्षम हो। कोसी कुर्द योजना इतने वर्षों तक चली, अब जाकर कहीं ख़त्म होने के नाम पर आ रही है। और अभी वैनगंगा को भी जोड़ने की सरकार की योजनाएं चल रही है। इसलिए जो नदियाँ अगर जुड़ती है पूरे विदर्भ में, तो उसका एक अलग ही चाम होगा। और उसके कारण विदर्भ में कृषि में जो हम प्रधानता लिए हुए हैं, वो एक जिले पूरे विदर्भ को एक अच्छा खासा इनकम का सोर्स देगा, रोजगार देगा। जो बच्चे हमारे यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो जाना थम जाएंगे। और जो आत्महत्याएँ चंद्रपुर यवतमाल सबसे ज़्यादा कृषि के ऊपर रहने वाले किसान क्या करते थे, वो भी प्राय बंद कर देंगे। क्योंकि जब पैदावार से उनको इनकम होने लग जाएगी तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा किसानों को पहुंचेगा। और किसान अगर खुशहाल होगा तो निस्संदेह विदर्भ खुशहाल जरूर होगा। अब हम चैनल के लिए लोगों को बधाई देते हैं। जब हमने रिपोर्ट ली, जानकारी ली, तो हमने पाया कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस पर 6,33,000 के ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमने इतना सोचा नहीं था कि 18 महीने में इस परिस्थिति के द्वार पे हम पहुंच जाएंगे। हम मानते हैं कि हमारा पूर्ण काम सिर्फ विदर्भ को किस तरह से विकसित करना है, चाहे वह एग्रीकल्चर हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेड हो। हम उस तरह से चाहते हैं कि विदर्भ जो आज तक पिछड़ा हुआ था, जो हमारे अथाह संपत्ति लिए होने के बावजूद भी कुछ महाराष्ट्र की राजनीति के कारण आज कई वर्षों तक पिछड़ता रहा, लेकिन गडकरी जी और सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के कारण आज जो इस 5 सालों में जो विदर्भ को प्रगति मिली है, वो एक ऐतिहासिक है। और अभी विदर्भ कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, हमेशा आगे की ओर चलते रहेगा। और हम एक देश को दिशा देंगे, और देश की दिशा में विदर्भ का सबसे बड़ा सर्वोपरि स्थान होगा। हमने कई हमारे पॉडकास्ट में ये कहा है कि सरकार ने यह बताना ज़रूरी है कि लो एस्क आयरन ओर कहाँ से देंगे। अभी हाल ही में सज्जन जिंदल ने कहा था 25 मिलियन टन का प्लांट गढ़चिरौली में ला रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी कह दिया कि जब तक आयरन की उपलब्धि होगी तब वो काम शुरू करेंगे। अभी उसकी हम आपको पॉडकास्ट जो उन्होंने दी है उसको आपके सामने रखेंगे कि उनके इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है। तो हमें ज़रूरी है सरकार को यह सबक लेना है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एस्सार का आ रहा है, यहाँ पर मित्तल का आ रहा है, यहाँ पर पगारिया ग्रुप आ रहा है, बहुत सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पर आ रहे हैं। तो JSW के सज्जन जिंदल ने जिसने कहा था कि आयरन ओर की उपलब्धता कहाँ से होगी, जब छत्तीसगढ़ में 1,000 से ज़्यादा यूनिट स्पॉन्ज आयरन के हैं, वो NMDC के कारण है। तो लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक लॉयड के भरोसे ही कुछ प्लांट यहाँ लगे हुए हैं। तो सरकार को लॉयड के साथ साथ दूसरी भी उपलब्धता बतानी पड़ेगी कि कहाँ से आयरन देने में सक्षम होंगे। लॉयड के दोनों प्रोजेक्ट पूर्णतः कंप्लीट होने आ गए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। लॉयड ने आज देखा जाए तो पूरे विदर्भ में एक दिशा दी है। आज जो विदर्भ को जो कॉन्क्रीट ये प्लेस मिला है वो लॉयड के कारण मिला। लॉयड ग्रुप भी देशभक्ति में काफ़ी अच्छा आगे स्थान दिया है। अगर देखा जाए तो 30 वर्षों के उन्होंने जो अपने कर्म इस मुंबई से आकर इस विदर्भ में किया, आज जो भी गढ़चिरौली में नक्सलवाद खत्म हुआ है वह लॉयड के कारण ही हुआ है। और जो प्रगति आई है वह लॉयड के कारण ही आ रही है। हम इसके लिए राजेश गुप्ता जी और B प्रभाकरन, इनको विशेष आभार देना चाहेंगे और उनका स्वागत भी करते हैं कि उन्होंने चैलेंजेस स्वीकार करते हुए उन्होंने
कोई भी परवाह न करते हुए वहाँ के नक्सलवाद को ख़त्म करने में और उस विकास को आगे ले जाने में गडचिरोली को एक मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में स्थान दिया है। आज गडचिरोली का एक बहुत अच्छा एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। हम दूसरी तरफ एयरपोर्ट की बात करना चाहेंगे नागपुर की। नागपुर के एयरपोर्ट GMR को मिल तो जरूर गया है, लेकिन उसका विकास कब तक होगा? कोई भी शहर का या जिले का विकास तभी होता है जब वहाँ का अच्छा एयरपोर्ट हो। आज हमारे पिछड़ने का कारण यही था कि हमारे पास अच्छा एयरपोर्ट नहीं रहा। महाराष्ट्र शासन ने कभी भी एयरपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन गडकरी जी के सूझबूझ ने और देवेंद्र जी के कर्म ने उस एयरपोर्ट के जो ज़मीन जो इतने पेचीदे उसमें स्थिति में थे वो सब क्लियर करवाए और आज लॉ पॉइंट से मुक्त होकर वह अभी GMR के द्वारा बनने जा रहा है और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना चाहिए। देवेंद्र जी ने आपने मुंबई में बहुत अच्छा एयरपोर्ट नई मुंबई के बाद बनाया है। हम चाहते हैं कि उसी की तर्ज पर नागपुर का एयरपोर्ट बने, क्योंकि नागपुर देश के सेंटर प्लेस है और नागपुर में जो आसपास जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, आपने IBF से जो नागपुर में लाया है, इसके लिए ज़रूरी है कि एयरपोर्ट भी कम से कम 18 महीने में बन जाना चाहिए, जिससे कि नागपुर को IT सेक्टर, AI सेक्टर उसमें प्रमुखता से स्थान मिले, लोग आना जाना अच्छी तरह से कर सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आ सके, टूरिज्म भी हमारा बढ़ सकता है। क्या ये तभी संभव है जब हमारा एयरपोर्ट एक अच्छी हालत में बनेगा और लोगों को यहाँ पर टूरिस्ट लोग को आकर्षित होगा। दूसरी तरफ हम बात करना चाहेंगे कि सोयाबीन की भी डिमांड आज मार्केट में बहुत आ गई है। आज हमने जो हमारा निर्यात था उसको वहाँ से फिर से हमने जितने भी सौदे थे कैंसिल कर लिए। इवन 80,000 मेट्रिक टन हम सोयाबीन का आयात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि एथनॉल जो बन रहा है, 1 लीटर अगर चावल से एथनॉल बनाते हैं 10,789 लीटर पानी लगता है। उसी तरह अगर हम गन्ने से इथनॉल बनाते हैं 3,500 लीटर पानी लगता है। आज पानी की स्थिति बड़ी भयावह है और कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि इथनॉल प्रोजेक्ट सफलता की तरह नहीं चल रहा है। हमने भी अब देखा विदर्भ में 3-4 प्रोजेक्ट इथनॉल के आज तक ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं आ पाए। इसके लिए ज़रूरी है सरकार ने इतना बड़ा गेम नहीं खेले जिसमें पानी ज़्यादा जाए, उसको सोच समझ से काम करे। अगर हमारे पास पानी है तो हम इथनॉल के बारे में सोच सकते हैं। आज चावल जो हमको देना पड़ता है अपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, जो हमारे जो कमज़ोर भाई है जो चावल खरीद नहीं सकते, उसको सरकार अपनी स्कीम के द्वारा दे रही है 35 किलो तक। अगर वो चावल वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो उसमें लोगों के मन में सरकार के प्रति रोष होगा। तो सरकार ने जो भी स्टेप लेती है सोच समझ कर लेना चाहिए कि इथनॉल हम अगर 100% तक ले जा रहे हैं तो इथनॉल का निर्माण कहाँ से करेंगे और किस तरह से हम पानी को भी बचा सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है सरकार को कोई भी जो है पहलू वो राजनीति में लेते हुए वह एक कमर्शियल और जिस तरह चाइना डिसीजन लेता है उस तरह से अपने ठोस डिसीजन लेना चाहिए। आपके पसंदीदा न्यूज़ फर्स्ट चैनल पर हर सप्ताह आपसे वार्तालाप होती है। अभी तक हम विदर्भ की तरफ हैं, अब धीरे धीरे हम चाहेंगे इस महीने के बाद विदर्भ को प्रमुखता देते हुए बाकी के जो हमारे प्रदेश है उसके साथ भी आपके साथ चर्चा करें, जिससे कि हम एक तुलना कर सके कि विदर्भ कहाँ पर है, मराठवाड़ा कहाँ पर है, बाकी पश्चिम महाराष्ट्र कहाँ पर है। उसको देखते हुए तुलना में हम किस तरह से अपना विकास कर सकते हैं और बाकी जगह हमारे जो इन्वेस्टर है हमारे इधर के विदर्भ के, वो भी जाके उस प्रदेश में किस तरह से अपना विकास करने के लिए योगदान दे सकते हैं। इन सभी पर चर्चा करने के लिए पुनः आपसे मिलेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं